हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस करेंगे और उसमें एक्सरसाइज 5.2 के वन बाय वन सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो न्यू एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है। अगर आप इस 5.2 को स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे पहले आप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लीजिए, बिकॉज इंट्रोडक्शन में मेरे सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हुए हैं जो भी इस एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं। तो अगर आप उसको कंप्लीट करके यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे और आप सारे फॉर्मूलाज भी वहाँ पे देख सकते हैं और डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन हम ट्राई करने वाले हैं वो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज हम सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं। हम 5.2 के कंप्लीट सॉल्यूशन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको गिवन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज अ फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस एंड a इज द nth टर्म ऑफ द ap। तो हमें इस क्वेश्चन में जो फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है वो an के लिए गिवन है। अगर an के लिए गिवन है तो सबसे पहले आपको an का फॉर्मूला लिखना है। सो an विल बी a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। अब आपको पता है कि आप किस एन के लिए काम में कर रहे हैं, ए 8 के लिए काम कर रहे हैं, एन के लिए 8 नंबर है तो आप कौन सी टर्म फाइंड करेंगे, 8th टर्म फाइंड करेंगे। तो 8th टर्म का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी ए प्लस 8-1 मल्टीप्लाई बाई डी। आपको क्वेश्चन में ए और डी का वैल्यू भी दिया हुआ है तो आप क्या फाइंड करेंगे, ए 8 और उसका वैल्यू ए का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट विल बी 7 प्लस 8-1 दैट विल बी 7 एंड डी आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है दैट विल बी 3। तो अगर आप ए 8 का वैल्यू बताएंगे तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, 7 प्लस 21। तो ए 8 जो आपके पास होगा वो आपको कितना मिलेगा, दैट विल बी 28। तो इस तरीके से आपको अगर क्वेश्चन में ए भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है और एन भी दिया हुआ है, ए एन फाइंड करना था तो ए एन का जो वैल्यू होगा आपके पास वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 28। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट दिया हुआ है। अब आपको ये चीज समझ जाना है कि जो भी nth टर्म फॉर्मूला है उसमें टोटल 4 क्वांटिटीज है। ए एन जो आपका nth टर्म होगा, ए एन एंड डी। इन 4 टर्म्स में से आपको 3 गिवन होगा और 1 फाइंड करना होगा। तो आपको उन सारे टर्म में nth टर्म फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। तो मैं दूसरे वाले में भी nth टर्म फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। तो आपके पास क्या होगा nth टर्म फॉर्मूला, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। बिकॉज आपको ऑलरेडी यहाँ जो दिया हुआ है उस टेबल में लिखा हुआ है तो हम उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको ए एन का वैल्यू जो दिया हुआ है दैट इज 0, ए कितना दिया हुआ है दैट इज -18, एन कितना दिया हुआ है दैट इज 10 -1 एंड डी आपको यहाँ फाइंड करना है। थोड़ा एक बार वो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो दिस विल बी 0, दिस विल बी -18 प्लस ए कितना हो जाएगा, दैट विल बी 9d। अगर आपको जो चीज़ फाइंड करनी है आप उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए। 9d अगर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा दैट विल बी -9d दैट इज इक्वल्स टू -18। तो अगर आप d का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी -18 डिवाइडेड बाई -9। तो d जो आपके पास होगा दैट विल बी 2। तो इस तरीके से आप वो इन 4 चीज़ों में से 3 थिंग्स गिवन होगा और 1 आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो आप इजीली यहाँ फाइंड कर सकते हो और d का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे, दैट विल बी 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे जो 3 थिंग्स आपको गिवन है दैट इज डी, एन और ए एन। आपको ए फाइंड करना है। हमें 3 थिंग्स गिवन है और 1 अननोन है क्वांटिटी। आपको वही फॉर्मूला काम में लेना है जो nth टर्म फॉर्मूला होगा दैट विल बी ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। आपको जो गिवन है वो सब आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो ए एन आपको ऑलरेडी गिवन है दैट इज -5, ए आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है, एन आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 18 -1 एंड डी आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज -3। ये आपके पास -5 हो जाएगा, दिस विल बी ए। इसको आप थोड़ा सोल्व करेंगे दैट विल बी 17 मल्टीप्लाई बाय -3। आपको जो फाइंड करना है आप उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए। सो दिस विल बी -a, -5 को आप राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो विल बी 5 एंड ये आपके पास
-51 हो जाएगा। अगर आप यहाँ -a का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी -46। तो a आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, दैट विल बी 46। तो कभी भी अगर 3 थिंग्स गिवन है और 1 फाइंड करना है a एंड d और a n में, तो आप nth टर्म फॉर्मूला काम भी लोगे। तो अभी जो आपको a का वैल्यू मिल रहा है दैट इज 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, इसमें आपको a गिवन है, d गिवन है, n फाइंड करना है। a n आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी आप nth टर्म फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो a n जो होगा दैट विल बी a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई d। जो आपको गिवन उनको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो दिस विल बी 3.6 इक्वल्स टू a कितना गिवन है आपको -18.9 प्लस n आपको फाइंड करना है एंड d आपको कितना गिवन है दैट इज 2.5। तो हम इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे और उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब आपको जो चीज़ फाइंड करनी है आप उसको एक साइड में ले आइए और बाकी सारी टर्म्स को एक साइड में ले जाइए। तो पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे 3.6 लिखा हुआ है, आप -18.9 को अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो दैट विल बी +18.9 एंड राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है आपके पास दैट विल बी n-1 मल्टीप्लाई बाई 2.5। आप इसको अगर ऐड करेंगे तो आपके पास जो होगा दैट विल बी 22.5। दिस विल बी 22.5 इक्वल्स टू 2.5 n-2.5। और आपको जो फाइंड करना है आप उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, बाकी सारी कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में लेके जाइए। सो दिस विल बी 2.5 n, ये नेगेटिव 2.5 पहले से है यहाँ पे, तो आपने उसको नेगेटिव 2.5 लिखा। और एक और टर्म जो आपका होगा वो कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म, ये पहले आपका 2.5 अगर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी आपका कितना हो जाएगा 22.5। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो दिस विल बी 2.5 n इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा, इसको आप ऐड करोगे तो आपके पास हो जाएगा -25। तो आप इनकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इनके लिए आपको सिंपल डिवाइड करना पड़ेगा। नेगेटिव तो नेगेटिव को कैंसिल कर देगा और आप इनको डिवाइड करोगे तो इनका जो वैल्यू मिलेगा आपको वो 10 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप 3 थिंग्स आपको गिवन होगी और 1 अननोन थिंग्स होंगी जो आपको फाइंड करनी पड़ेगी। हम इजीली इस पार्ट को सोल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ nth टर्म फॉर्मूला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आपका जो यहाँ आंसर है दैट विल बी 10। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन में a गिवन है, d गिवन है एंड n गिवन है और an फाइंड करना है। आपको nth टर्म फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो nth टर्म फॉर्मूला होगा दैट विल बी a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई d। ए एन आपको पता करना है तो आप ए एन ही रखिए। अभी ए आपको ऑलरेडी पता है दैट इज 3.5, आपने 3.5 रख दिया। एन आपको 105 दिया हुआ है सो दिस विल बी 105 -1 एंड डी आपको 0 गिवन है। जिस टर्म को फाइंड करना चाहते हो, अगर एन की टर्म आपको मिल गई है 105 तो आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो दिस विल बी 105। आपको पता है ये पूरा टर्म 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो वो 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो यहाँ पे ए 105 जो टर्म आएगी दैट विल बी 3.5। तो इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन में जो गिवन पार्ट है उसको फाइंड कर सकते हो। सो आपके पास जो ए एन की वैल्यू आएगी दैट विल बी 3.5। तो ये ओनली फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट था, इसमें आपको ओनली 3 थिंग्स गिवन थी और 1 अननोन थिंग थी। तो वहाँ पे आप nth टर्म वाला फॉर्मूला लगा के इजीली अप्लाई कर सकते हैं और सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। हमें यहाँ पे पूछा गया है 30th टर्म ऑफ द एपी 1074। जब भी आपको कोई एपी गिवन है सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप उसमें जो भी ए और डी गिवन है आप उनको लिखें
और क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके हिसाब से आपको जो भी n का वैल्यू गिवन है वो भी आप साथ में लिख लें। अगर इस एपी में देखते हैं तो फर्स्ट नंबर पे जो टर्म लिखा हुआ है दैट इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना भी हम जानते हैं दैट विल बी a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास 7 माइनस 10 और उसका आंसर कितना हो जाएगा आपके पास दैट विल बी -3। नेक्स्ट आपको 38 टर्म निकालनी है तो इसका मतलब आपको n का वैल्यू भी गिवन है तो n भी आपके पास कितना हो जाएगा 30। और हमें जो टर्म निकालनी है उसमें क्या निकालना है a30 निकालना है बिकॉज आपको 38 टर्म के बारे में बताया गया है। अब इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं रहा बिकॉज यहाँ पे 3 थिंग्स गिवन है और 1 अननोन थिंग है। इसका मतलब आप इस पे सिंपल वर्क करके nth फॉर्मूला पे और इजीली उनको कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर हमें a38 टर्म निकालना है तो मैं पहले an का फॉर्मूला लिख लेता हूँ दैट विल बी a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। an आपको a30 दिया हुआ है 38 टर्म फाइंड करना है तो वो क्या होगा a30 और उसके लिए कितना लिख सकते हो आप a जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है दैट विल बी 10 प्लस n कितना है आपके पास 30 सो दिस विल बी 30 माइनस 1 एंड डी आपको कितना आपने कैलकुलेट किया है दैट विल बी -3। आपने इसको लिख लिया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे a30 निकालना है सो दिस विल बी 10 प्लस 30 माइनस 1 कितना होगा दैट विल बी 29 एंड साथ में आप कितना लिखोगे -3। तो आपने ओनली अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है और अपने आंसर को निकालने के लिए काम कर रहे हैं। तो आपका अगर a30 आप निकालना चाहते हो तो ये तो 10 हो जाएगा 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -87 और लास्ट आप a30 के लिए वैल्यू लिखेंगे सो a30 विल बी -77। 38 टर्म कौन सा हो जाएगा आप ऑप्शन सी को मार्क कर सकते हैं दैट विल बी -77। तो इस तरीके से nth टर्म की हेल्प लिया आपने। अभी भी आपको वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है 3 थिंग्स गिवन होगी और 4th थिंग आपको फाइंड करनी पड़ेगी। अगर आप इस वाले पार्ट को इंट्रोडक्शन से देख के आएंगे तो वहाँ भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं तो आप उसको फॉलो करेंगे तो ज़्यादा आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग रहेंगे इन क्वेश्चन को करने के लिए। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही सेकंड पार्ट है। आपको यहाँ पे 11th टर्म फाइंड करनी है। तो जब हमें एपी गिवन है तो सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हमें जो भी एपी से मिल रहा है वो सारी वैल्यूज को पिक करना है और साइड में लिख लेना है। तो ए का जो वैल्यू होगा यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे जो टर्म लिखी हुई है वो आपका ए होगा दैट विल बी -3। अगर आप डी निकालना चाहते हो तो डी का वैल्यू आप कैसे निकालते हो दैट विल बी a2 माइनस a1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो आपका जो टर्म होगा दैट विल बी -1/2 माइनस -3। थोड़ा इसको और सोल्व करेंगे तो दिस विल बी -1/2 प्लस 3। आप एलसीएम ले सकते हैं तो आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आपको 2 मिलेगा सो दिस विल बी -1 प्लस 3। तो आपका जो डी आएगा दैट विल बी 2/-1/2 एंड -3 प्लस 3 हो गया। वो आपने एलसीएम लिया तो यहाँ पे टोटल आपका 6 आ जाएगा। ये टर्म जब आपका 6 आ जाएगा तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है दैट विल बी 5/2। तो इस तरीके से आप अपना डी भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस वाली टर्म को आप थोड़ा चेंज कर लीजिएगा सो दिस वाली टर्म विल बी 6 और आपका जो डी आएगा दैट विल बी 5/2। जब आपने इन दोनों चीज़ों को कैलकुलेट कर लिया अब आपको जिस नंबर का टर्म निकालना है वो कौन सा है n = 11 बिकॉज 11th टर्म के लिए जो रैंकिंग होगा दैट विल बी 11। तो हमने ए निकाल लिया हमने डी निकाल लिया हमें एन का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है और हमें यहाँ क्या फाइंड करना है A11। अब आपका क्वेश्चन पहले वाला जैसा ही क्वेश्चन बन गया कि आपको 3 थिंग्स गिवन है और 1 आपको फाइंड करना है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको करना है तो आपको nth टर्म फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो an कितना हो जाएगा आपके पास दैट विल बी a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। आपको अपने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। सो अभी हमें 11th टर्म फाइंड करनी है तो हमारा टर्म कौन सा हो जाएगा दैट विल बी A11। ए आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है दैट इज -3
प्लस आपको यहाँ पे 11 टर्म निकालनी है, तो 11 माइनस 1 एंड डी का वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, दैट विल बी 5/2। ये हमने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे। अब हम A11 निकालेंगे। सो फर्स्ट टर्म विल बी -3 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 5/2। अगर आप इस टर्म को निकालोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा A11, तो फर्स्ट टर्म तो आपका -3 हो जाएगा, आप इसको कैंसिल आउट करोगे 5 से, तो दैट विल बी +25। अगर आप A11 निकालोगे तो -3 + 25 कितना हो जाएगा आपके पास, 22। तो इस तरीके से आपने A11 टर्म निकाल ली और आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दैट विल बी सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अभी भी कॉन्सेप्ट वही है, अगर किसी भी एपी में 3 थिंग्स गिवन और 1 अननोन थिंग है जो आपको फाइंड करनी है ए एन डी और ए एन में, तो आप nth टर्म फॉर्मूला अप्लाई करके वहाँ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके सोल्व कर सकते हो। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करना है। इन द फॉलोइंग एपी, ये आपको ऑलरेडी गिवन है कि ये एपी होगा। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। सबसे पहले हमें इन क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है। अगर आपको अभी यहाँ डी दे दिया जाए तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। अगर कभी भी ए और डी मिल गया आपको एपी में तो आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। तो पहला पार्ट हमारा क्या है, हमें जो गिवन है उनको लिख लेना है। तो आपको जो भी गिवन है वो एक तो फर्स्ट टर्म गिवन है, दैट इज 2, एंड सेकेंड आपको क्वेश्चन में गिवन है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कितना गिवन है आपको, 26। अब ए तो 2 ही रहेगा, उसमें तो आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, बट आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो थर्ड टर्म का जो वैल्यू होता है दैट विल बी ए प्लस n-1 इंटू डी, मतलब आप 2d लिख सकते हैं, दैट विल बी 26। तो आप किसी भी टर्म को, अगर आप थर्ड टर्म निकालना चाहते हो तो a+2d, अगर आप nth टर्म निकालना चाहते हो तो a+n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो इसके लिए जो n-1 होगा दैट विल बी 2। ए का वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 2, दिस विल बी 2d एंड इक्वल्स टू 26। तो 2d का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 24, बिकॉज आप 2 को उस साइड ले जाएंगे तो 26 माइनस 2 हो जाएगा, एंड डी आपके पास कितना हो जाएगा, 12। तो आपने जो वैल्यूज कैलकुलेट कर ली वो डी का कर लिया। तो आपको पता है कि हमें सेकेंड टर्म निकालनी है। अगर आप सेकेंड टर्म पे फोकस करोगे और nth टर्म फॉर्मूला लगाने का ट्राई करोगे तो देट विल बी ए प्लस 2-1 मल्टीप्लाई बाई डी। आप ए और डी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हो। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, ए कितना है, दैट इज 2, 2-1 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 12, एंड 12 प्लस 2 अगर आप निकालेंगे दैट विल बी 14। सो अगर आप सेकेंड टर्म निकालना चाहते हैं तो योर ऑप्शन विल बी 14। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन में जो गिवन था हमने उसको काम में लिया। जो ये क्वेश्चन मार्क वाला जो टर्म होगा दैट विल बी 14। तो जो भी आपका यहाँ पूछा गया है वो आपका कितना होगा, सेकेंड टर्म, एंड सेकेंड टर्म कितना होगा आपका 14। इस तरीके से हम फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड क्वेश्चन को भी टारगेट करते हैं। जो हमें क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले उसको लेना है, ट्राई करना है कि ए और डी मिल जाए। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको 2 टर्म्स गिवन है तो आप ए और डी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करके इजीली निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ क्या निकालना है, अगर इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपको ए निकालना है, सेकंड आपको A3 निकालना है। इन 2 टर्म से आपको टारगेट करना है। अगर हम फोकस करते हैं जो गिवन है क्वेश्चन में, तो एक तो सेकंड टर्म गिवन है आपको, सेकंड टर्म को अगर हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, दैट विल बी a प्लस डी, और उसका वैल्यू आपको कितना गिवन है, दैट इज 13। सेकंड आपको क्या गिवन है, फोर्थ टर्म। सो अगर आप a फोर्थ को लिखोगे तो दैट विल बी a प्लस 3d, और उसका वैल्यू भी आपको कितना गिवन है, दैट इज 3। अब आपको पता है कि जब भी आपको एपी में कोई 2 टर्म्स गिवन होती है तो आप वहां से ए और डी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करके निकाल सकते हो। तो लीनियर इक्वेशन को सोल्व करके हम यहाँ एलिमिनेशन से निकालते हैं, बिकॉज ए और ए का कोफिशिएंट सेम है।
तो अगर आप इन दोनों को सोल्व करेंगे तो दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी ऑल्सो नेगेटिव। तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, -2d, और 13 - 3 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 10। तो अगर आप d की वैल्यू निकालोगे तो -2 से डिवाइड करोगे अगर 10 को, तो आपके पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, -5। तो हमने d भी निकाल लिया। अब हम d निकाल सकते हैं तो हम a भी निकाल सकते हैं। तो आप कोई भी क्वेश्चन को काम में ले लो। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को काम में लेता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे a + d का जो वैल्यू है आपके पास वो कितना दिया हुआ है आपको, 13। तो अभी d का वैल्यू आपके पास -5 है। तो हम अगर d की वैल्यू -5 रखते हैं दैट विल बी 13। a का वैल्यू अगर आप निकालोगे दैट विल बी 18। तो हमने अपना जो भी क्वेश्चन था उसका फर्स्ट आंसर तो निकाल लिया। ये आपका जो फर्स्ट टर्म होगा वो 18 होगा। अब हमें जो भी टर्म पूछा गया है A3 को आप इजीली लिख सकते हैं कि A3 विल बी a + 2d। हमारे पास a भी है और d भी है, हम उनको रिप्लेस करके यहाँ इजीली आंसर निकाल सकते हैं। सो a विल बी 18 + 2, d विल बी -5। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 18 - 10 हो जाएगा और आपका आंसर कितना हो जाएगा, दैट विल बी 8। तो आपने दोनों पार्ट को सोल्व किया। पहला पार्ट, जब भी आपको किसी भी एपी में 2 टर्म्स गिवन है तो आप a और d से रिलेशन बना के उनको सोल्व करके a और d फाइंड करेंगे। आपको जो भी टर्म पूछी गई है वो बेसिकली डिपेंडेंट होगी a एंड d पे। आपको a और d मिल गया, आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें a भी निकाल सकते हैं और A3 भी निकाल सकते हैं, जो थर्ड टर्म होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही हमें फर्स्ट टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म गिवन है तो हमें क्वेश्चन में लिख लेना है। सबसे पहले हमें ये लिखना है कि हमें क्या क्या फाइंड करना है। तो एक तो आपको सेकेंड टर्म फाइंड करना है, दैट इज A2, एंड नेक्स्ट आपको फाइंड करना है A3, दैट इज थर्ड टर्म। हमें क्लियरली पता होना चाहिए A3 एंड A2 ये डिपेंडेंट है A एंड D पे। तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हम A और D कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला काम मैंने ये किया कि जो भी हमें फर्स्ट टर्म गिवन थी वो हमने लिख ली, दैट इज A = 5। सेकंड आपने जो भी आपको जैसे ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म एंड दिस इज फोर्थ टर्म। तो हमें क्वेश्चन में फोर्थ टर्म भी गिवन है। फोर्थ टर्म को लिखने का दूसरा तरीका क्या है कि हम उसको a + 3d से लिख दें। तो आपने उसको a + 3d से लिख दिया और उसका जो भी वैल्यू था वो कितना था, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो 9 × 2 18 + 1 19/2 ये आपने लिख लिया। अब यहाँ पे आप कभी कभी आप एलिमिनेशन लगाएंगे, कभी कभी आप सब्स्टिट्यूशन लगा लीजिए, जो आपको आसान लग रहा हो वो। क्योंकि आपको एक वेरिएबल का वैल्यू डायरेक्टली गिवन है a का, तो आप d कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस विल बी 5 + 3d = 19/2। 3d का जो वैल्यू होगा आपके पास दैट विल बी 19/2 - 5। इसको अगर आप सोल्व करोगे, आप एलसीएम लोगे, दैट विल बी 2, दिस विल बी 19, दिस विल बी 10। सो 3d का जो वैल्यू आएगा आपके पास दैट विल बी 9/2। अगर आप यहाँ d को कैलकुलेट करेंगे, इस वाले टर्म को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो d जो आपके पास आएगा दैट विल बी 3/2। तो आपने भी d निकाल लिया। ये है कि अगर हमें a और d मिल जाए तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। a आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, तो आपको अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब a और d मिल गया तो आप अपने क्वेश्चन वाले पार्ट पे फोकस करना शुरू कर दीजिए। तो हम यहाँ पे निकालेंगे A2। अगर आप A2 का वैल्यू जानते हैं दैट विल बी a + 2 - 1 दैट विल बी 1 एंड d। a कितना था आपके पास 5, साथ में आप कितना ऐड करेंगे दैट विल बी 3/2। टोटल आपके पास कितना आ जाएगा दैट विल बी 13/2। तो आपका फर्स्ट आंसर आ गया। इसी तरीके से आपको A3 निकालना है। A3 निकालोगे आप तो nth टर्म फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करोगे, आपको मिलेगा यहाँ पे a + 2d। a + 2d में आपको a ऑलरेडी गिवन है दैट इज 5, 2d, 2 को d से मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी 2 × 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा
तो आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी दैट विल बी 8। तो इस तरीके से आपने A2 को भी कैलकुलेट कर लिया, दैट विल बी 13/2, एंड A3 को भी कैलकुलेट कर लिया, दैट विल बी 8। तो इस तरीके से आपने ओनली 2 टर्म्स गिवन थी, उनके बेसिस पे आपने बाकी टर्म्स में निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें इसी टाइप से दिया हुआ है। आपको पहले जो टर्म दी हुई है आप उनको लिख लीजिए। पहला आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो फर्स्ट टर्म गिवन है, तो आपने फर्स्ट टर्म को लिख लिया, दैट इज -4। एंड सेकंड आपको जो दिया हुआ है आप इन टर्म्स का नाम लिख सकते हैं। जो फर्स्ट टर्म विल बी A1, दिस विल बी A2, दिस विल बी A3, दिस विल बी A4, दिस विल बी A5 एंड दिस विल बी A6। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सिक्स्थ टर्म, तो आप सिक्स टर्म जो दिया हुआ है A6 को क्या लिखोगे? अगर हम nth टर्म फॉर्मूला से लिखते हैं तो दैट विल बी A + 5D, उसका वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 6। अगर आप अपने A की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हो, D का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, जब भी आपको A गिवन है तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से अप्लाई करके D निकाल सकते हैं, और A आपको ऑलरेडी गिवन है, तो A हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन में एंड D पता होना चाहिए, फिर हम अपना सोल्व कर सकते हैं। A विल बी -4 + 5D, दैट विल बी 6। तो अगर आप 5D का वैल्यू निकालोगे तो 5D का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास? 6 + 4 10। तो आप D यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो एंड दैट विल बी 2। 10 / 5 दैट विल बी 2। अब जब हमें A एंड D मिल गया तो हमें यहाँ पे बाकी टर्म निकालनी है, दैट इज A2, A3, A4 एंड A5। सबसे पहले हम A2 पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जो A2 होगा वो क्या होगा आपका? दैट विल बी A + D। A + D में आप क्या करेंगे? आप अपने A और D को ऐड करेंगे, सो दिस विल बी -4 + 2, और आपका आंसर कितना आ जाएगा? दैट विल बी -2। फिर आप क्या निकालोगे? A3। जब आपको A3 निकालना है तो आप nth टर्म फॉर्मूले में क्या अप्लाई करोगे? n-1, दैट विल बी 2D। A का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, दैट विल बी -4। 2 D का वैल्यू आपको पता है, दैट विल बी 2। ये -4 + 4 कितना हो जाएगा? दैट विल बी 0। इसी तरीके से आप अपना A फोर्थ टर्म भी निकाल सकते हो। A फोर्थ टर्म क्या होगा? दैट विल बी A + 3D। A आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, A विल बी -4, 2, यहाँ 3 आ जाएगा बिकॉज 3D है, एंड D का वैल्यू आपके पास कितना है? 2। तो दिस विल बी -4 + 6 एंड योर आंसर विल बी 2। नेक्स्ट टर्म अगर आप निकालोगे तो आपको A5 निकालना है। A5 के लिए भी आप सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे, दैट विल बी A + 4D। A + 4D निकालने के लिए आप A का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, दैट विल बी -4 + 4 × 2, बिकॉज D 2 है, ये जो आपके पास वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी 4 × 2 8, -4 + 8 कितना हो जाएगा आपके पास? दैट विल बी 4। तो इस तरीके से आपने ओनली A एंड D की हेल्प से आपने सोल्व कर लिया। आपको जब भी दो टर्म दी हुई होगी इसका मतलब आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन जिसको सोल्व करने वाले थे आप, वो ये वाला पार्ट था, एंड सेकंड किसकी हेल्प से किया? A की हेल्प से किया। तो हम इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में इस चीज़ को डिस्कस भी किया हुआ है, तो आप वहाँ से भी कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है जैसे लास्ट क्वेश्चन थे। सबसे पहला पार्ट हमें ये करना है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है। सेम आपको कोई ना कोई टू टर्म्स गिवन है, कोई भी 2 टर्म्स गिवन है, तो आपको सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि वो टर्म्स कौन कौन सी है। तो अगर इस वाले पार्ट में मैं फोकस करता हूँ तो आपको सबसे पहले ये गिवन है, पहला जो टर्म है वो फाइंड करना है, दैट विल बी A और A1। सेकंड आपको A2 गिवन है, A3 आपको फाइंड करना है, A4 आपको फाइंड करना है, A5 भी आपको फाइंड करना है, और A6 भी आपको गिवन है। कोई भी दो टर्म गिवन है इसका मतलब आपका लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट बन जाएगा। पहला चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है, उनको वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले आपको A2 गिवन है। A2 का वैल्यू अगर आप nth टर्म फॉर्मूला से लिखोगे दैट विल बी A + D। यहाँ पे n-1 कितना हो जाएगा? दैट विल बी 1, दिस विल बी D, और उसका वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 38। जब आपको 6th टर्म गिवन है इसका मतलब आपको A6 टर्म गिवन है, और A6 टर्म का जो वैल्यू होगा दैट विल बी A + 5D।
और वो आपको गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज -22। आपने इन दोनों टर्म्स को लिख लिया। हमारा मेन टारगेट है कि हम ए और डी को फाइंड कर लें। तो पहला काम हम ये करेंगे कि ए और डी को फाइंड कर लें। आप इन दोनों इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन से सोल्व करना जानते हैं, तो आप कैसे सोल्व करेंगे? अगर आपके कोफिशिएंट सेम है किसी भी वेरिएबल के, अभी हम ए और डी की बात कर रहे हैं, तो इनको हम वेरिएबल की तरह ही लिखेंगे। जैसे आप एक्स वाई में इक्वेशन लिखते हो तो वो ए और डी में भी हो सकती है। तो आपने सबको नेगेटिव कर दिया, बिकॉज मैं ए को ए से कैंसिल आउट करने वाला हूँ, एलिमिनेट करने वाला हूँ। सो दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव। सो ये वाला पार्ट तो आपका कैंसिल हो जाएगा। डी माइनस 5d करोगे आप तो आपको मिलेगा -4d। अगर आप इन दोनों पार्ट्स को सोल्व करोगे तो आपको जो मिलेगा 38 + 22, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 60। अगर आप डी का वैल्यू कैलकुलेट करोगे -4 से डिवाइड करके, तो आपको -4 से डिवाइड करने के बाद यहाँ मिल जाएगा -15। तो आपको यहाँ डी मिल गया। अभी हमें ए का भी जरूरत पड़ेगा। ए आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल सकते हो। तो हमें क्लियरली क्वेश्चन में गिवन है इक्वेशन 1 से, आप इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए। तो इक्वेशन 1 से आप क्या करेंगे, आप अपने इक्वेशन 1 को लिख लीजिए, a + d = 38। आपको पता है डी का वैल्यू पता है आपको, a - 15 = 38। तो अगर हम a का वैल्यू लिखेंगे, दैट विल बी a विल बी 38 + 15। तो a आपके पास कितना हो जाएगा, दैट विल बी 53। हमने a भी निकाल लिया, हमने d भी निकाल लिया। जब हमारे पास a और d आ गया है, हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो हम हमारी सारी टर्म्स जो हमें फाइंड करनी है उनको 1 बाय 1 लिखते हैं और फाइंड करते हैं। पहला तो आपने a1 निकाल लिया है, तो आप a1 को डायरेक्टली यहीं लिख दीजिए कि a1 विल बी a एंड दैट विल बी इक्वल टू 53। सेकंड आपको निकालना है a3 निकालना है, तो आप उसके लिए लिखेंगे nth टर्म फॉर्मूला, दैट विल बी a + 2d। a का वैल्यू आपको क्वेश्चन में पता है, दैट विल बी 53 + 2 एंड d का वैल्यू आपको पता है, दैट विल बी -15। तो इस तरीके से अगर आप a3 को कैलकुलेट करेंगे तो a3 जो आपके पास होगा, दैट विल बी 53 - 30, और उसका आंसर आपके पास जो आएगा, दैट विल बी 23। हमने सेकंड आंसर भी निकाल लिया जो a3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हमें बोला गया है कि a4 को भी आपको फाइंड करना है। a4 हमें फाइंड करना है, उसके लिए मैं nth टर्म फॉर्मूला लिखूंगा, दैट विल बी a + 3d। a का वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में हमने निकाल रखा है, दैट विल बी 53 + 3। d का वैल्यू आपके पास कितना है, -15। तो अगर हम a4 कैलकुलेट करेंगे तो a4 का जो वैल्यू होगा, दैट विल बी 53 - 45। अगर आप इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे तो आपको इजीली वो 8 मिल जाएगा। तो हमने एक और टर्म फाइंड कर ली जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करनी है। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, a5 भी फाइंड करना है। a5 अगर फाइंड करना चाहते हैं, उसका nth टर्म फॉर्मूला होगा, दैट विल बी a + 4d। a कितना है आपके पास, दैट इज 53 + 4 एंड d आपके पास कितना है, -15। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो दिस विल बी फॉर a5, और उसका वैल्यू हो जाएगा 53 - 15 4 जा 60, सो दिस विल बी -7। तो इस तरीके से हमें 2 टर्म्स गिवन थी और हमने बाकी टर्म भी फाइंड की विद द हेल्प ऑफ ए एंड डी। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें ए और डी पता हो। जिस टर्म को अगर फाइंड करना है उसके लिए आपको एन का वैल्यू तो डायरेक्टली गिवन होगा, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको 15th टर्म फाइंड करना है तो एन का वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है 15 होगा। अब उस क्वेश्चन में जो वैल्यूज है वो ए और डी बचता है, तो आप ए और डी निकालना सीखिए भी, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। आपको ये बोला गया है कि इस टर्म का कौन सा टर्म होगा जो 78 को रिप्रेजेंट करेगा। अब कौन सा टर्म होगा हमें नहीं पता है, वो कौन सा टर्म होगा, बट हम किसी भी टर्म के बारे में भी पता कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन में जो गिवन है उनको हम साइड में लिख लेते हैं। पहला चीज आपको ए गिवन है, दैट विल बी 3।
आप क्वेश्चन में डी भी निकाल सकते हैं, दैट विल बी A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 आपके पास कितना हो जाएगा, A2 कितना है आपके पास 8 माइनस 3, और उसका आंसर कितना आ जाएगा 5। हमें अभी नहीं पता है 78 का रैंकिंग क्या होगा, बट जब भी आपको किसी भी टर्म का अगर रैंकिंग नहीं पता है, आप थोड़ी देर के लिए उसको AN अज्यूम कर लीजिए। तो मुझे ही पता है कि वो अगर AP में होगा तो जो भी होगा वो AN टर्म पे रिप्रेजेंट करेगा। जैसे वो अगर 7th टर्म होगा तो वो A7 को रिप्रेजेंट करेगा। थोड़ी देर के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स अज्यूम AN इक्वल्स टू 78। हमें इसका रैंकिंग निकालना है कि वो कौन सा होगा टर्म। अब क्वेश्चन वापस आपके फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही कन्वर्ट हो गया। आपको 3 थिंग्स गिवन है और 1 थिंग फाइंड करना है। आप इसके लिए nth टर्म फॉर्मूला काम में लेंगे। सो AN क्या हो जाएगा आपके पास, A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई D। A कितना, AN आपको 78 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। A हमने साइड में कैलकुलेट करके रखा हुआ है जो आपको AP से मिल गया था, दैट विल बी 3 प्लस N हमें फाइंड करना है, उसका रैंकिंग क्या होगा। D आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में आपने कैलकुलेट कर रखा है, दैट विल बी 5। अब हमें इसको सोल्व करना है और अपना आंसर निकालना है। सो आप पहले इसको इस तरीके से लिख लीजिए, दिस विल बी 78 माइनस 3 एंड दिस विल बी 5n माइनस 5। तो आपने सारी चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया और हम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं कि किस तरीके से करेंगे। सो अगर आप इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, सो दिस विल बी 75 और राइट हैंड साइड में देखेंगे दैट विल बी 5n माइनस 5। अगर आप इस वाले टर्म को भी राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और जो आपको कैलकुलेट करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, सो दिस विल बी माइनस 5n and this will be minus 75 minus 5, so n will be minus 5n equals to minus 80, so n will be minus 80 divided by minus 5, तो वो कितना आ जाएगा आपके पास 16, नेगेटिव टू नेगेटिव कैंसिल एंड 16 5 जा 80। तो हमें पता लग गया कि जो 78 होगा आपका, जो भी आपका 78 होगा वो A16 होगा। विच टर्म, 16th टर्म विल बी 78। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये क्लियरिटी होना चाहिए, अगर किसी भी वैल्यू को आपको चेक करना है कि वो AP में कौन सा टर्म होगा, AN लीजिए। कभी कभी आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये AP में है भी या नहीं है, आप उसको AN लेके ही चलिए। हम उसको भी डिस्कशन करेंगे, हम इंट्रोडक्शन पार्ट में वैसे उसको डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहाँ से भी वो कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन विच द फॉलोइंग APs। हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको AP गिवन है सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि उस AP में जो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो सारी इन्फॉर्मेशन लिख लेना है। तो अगर मैं अपने AP में इन्फॉर्मेशन लिखता हूँ तो मुझे पता है कि फर्स्ट नंबर पे जो लिखा हुआ है दैट विल बी 7 एंड डिफरेंस अगर आप देखेंगे दैट विल बी A2 माइनस 7। A2 माइनस 7 से अगर आप निकालेंगे दैट विल बी 13 माइनस 7 एंड आपको यहाँ DV मिल गया दैट विल बी 6। तो बेसिकली हमने A निकाल लिया, हमने D निकाल लिया, हमने दो चीज़ों पे काम कर लिया। अब हमें पता करना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी। नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लास्ट टर्म से पूछते हैं कि तुम्हारा रैंकिंग क्या है। अगर लास्ट टर्म ने आपको रैंकिंग बता दिया, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितनी होगी, उतनी होगी जितना उसका रैंकिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में 20 बच्चे बैठे हुए हैं, मैंने लास्ट बच्चे से रैंकिंग पूछ लिया कि आपका रैंकिंग क्या है, तो वो बोला मैं 20th नंबर पर बैठा हुआ हूँ। तो आप क्या बोल सकते हो कि इस क्लास में टोटल 20 बच्चे बैठे हुए हैं, तो हम उसी कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। अब वो जो भी बच्चा है वो क्लास का बच्चा है, तो इसका मतलब ये 205 जो लास्ट नंबर है ये भी उस क्लास में ही AP की। तो हम इसको जो भी नंबर अज्यूम करेंगे वो इस AP का कोई ना कोई नंबर तो होगा। वो A1 A2 A3 नहीं होगा, बट वो AN को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम सबसे पहला हमारा काम करेंगे कि हम यहाँ AN की वैल्यू भी लिख लेंगे, और AN की वैल्यू अभी आप कितना ले रहे हैं 205, और हमें क्वेश्चन में पता करना है कि इसकी रैंकिंग क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमारा वापस वैसे ही पार्ट में कन्वर्ट हो गया
कि हमें 3 थिंग्स गिवन है और 1 अननोन थिंग है। तो इस क्वेश्चन में और जो आपने बाकी स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन किए थे उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम nth टर्म फॉर्मूला लगाएंगे। सो nth टर्म फॉर्मूला में जो आपके पास an का वैल्यू होगा दैट विल बी a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। अब अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए। an आपको ऑलरेडी गिवन है दैट विल बी 205। a आपको 7 गिवन है। n हमें फाइंड करना है तो हमें उसको भी सोल्व नहीं करना है। ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में निकाल रखा है आपने दैट विल बी 6। अब हमें क्या करना है, हमें इन पार्ट्स को सोल्व करना है। तो आप इसको थोड़ा इस टाइप से लिख लीजिए दैट विल बी 205, दिस विल बी 7 प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 6n माइनस 6। अब आपको n का वैल्यू निकालना है तो अब n को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए और बाकी सारे टर्म्स को आप राइट हैंड साइड में ले जाइए। सो इस 6n लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस 6n में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी सारी टर्म जो है 7 माइनस 6 आपके पास 1 हो जाएगा। सो दिस विल बी 1 माइनस 205 और अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो दिस विल बी माइनस 204। अगर मैं डिवाइड करता हूँ 6 से तो ये n आपका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी माइनस 204 डिवाइडेड बाई माइनस 6। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 34। तो हम क्या बोल सकते हैं, इससे हमें क्या पता लग रहा है कि लास्ट टर्म का जो रैंकिंग है वो 34th रैंकिंग है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी होगी 34। तो आप ये जो n जो भी आपका नंबर आया इससे आप बता सकते हो नंबर ऑफ टर्म्स, उसका आंसर कितना होगा इट विल बी 34। इस तरीके से हम इजीली नंबर ऑफ टर्म वाले क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स पूछा गया है। सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है और फिर क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना है। तो हमें क्वेश्चन में जो फर्स्ट टर्म दी हुई है दैट विल बी ए का वैल्यू कितना है इट विल बी 18। नेक्स्ट आपको निकालना है डी अगर निकालना है आपको 80 ए तो हमें 18 मिल गया। डी का वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो आप करोगे a2 माइनस 7। a2 माइनस 7 करोगे तो आपको सेकेंड टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो दिस विल बी 31/2 एंड माइनस 18। इसको थोड़ा और सोल्व कर लीजिए तो आपको पास जो यहाँ पे डी का वैल्यू आएगा, डी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ओनली आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, दिस विल बी 31 माइनस 36। सो योर फाइनल पार्ट विल बी माइनस 5/2। तो हमने इस क्वेश्चन में भी दो पार्ट्स को सोल्व कर लिया। हमने ए निकाल लिया, हमने डी को कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि -47 का रैंकिंग क्या होगा। अगर आपको -47 का रैंकिंग पता करना है तो सबसे पहले आपको लास्ट टर्म को एन मानना पड़ेगा। तो हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा लास्ट टर्म है दैट इज एन। अब एन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आप -47 लिख लीजिए। एन का जो वैल्यू होगा दैट विल बी ए प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी और उसका जो वैल्यू है दैट इज -47। अब अपनी ए और डी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और n का वैल्यू फाइंड करेंगे। सो ए कितना है आपके पास 18, n हमें निकालना है, हम उसको टच नहीं करेंगे अभी। डी का वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया हुआ है -5/2 और उसका जो आंसर है आपके पास -47 है अभी के लिए। हमने यहाँ पे सोल्व किया तो आप सबसे पहले इसको इस तरीके से सोल्व कर लीजिए कि आप 18 को उस साइड लेके चले जाइए। सो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा n-1, दिस विल बी -5/2। ये 18 उस साइड जाएगा तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस विल बी -47 माइनस 18। ये जो आपके पास नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा 51 और दिस विल बी 65। अब हमें n-1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो n-1 का वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपको 2 डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई में ले जाना पड़ेगा। सो दिस विल बी -65 मल्टीप्लाई बाई 2, -5 इधर मल्टीप्लाई में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सो दिस विल बी -5। तो आपके पास जो यहाँ पे नंबर है ये -5 65 को 13 टाइम कैंसिल कर देगा। सो इसका जो वैल्यू आ रहा होगा आपके पास वो आएगा 26। अब n-1 का वैल्यू अगर आपके पास 26 आ रहा है,
n का वैल्यू आपके पास कितना आएगा, इट विल बी 27। आपने -1 को इस साइड लाके +1 कर दिया तो 27 हो जाएगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, जो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स बचेगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, इट विल बी 27। इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स भी बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ nth टर्म फॉर्मूला। तो आपको अलग अलग टाइप सीखने हैं। इंट्रोडक्शन में हमने ये पार्ट डिस्कस किए कि कितने टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमने लीनियर इक्वेशन के भी किए हुए हैं, नंबर ऑफ टर्म्स के भी किए हुए हैं, और बाकी के जितने फॉर्मेट के क्वेश्चन हैं वो सारे टर्म डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी और नॉट। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि जो भी एपी गिवन है उससे हमें इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, हमें -150 के बारे में पता करना है। तो अगर इस एपी को डायरेक्टली देखते हैं तो हमें क्या क्या मिल रहा है, एक तो आपको फर्स्ट टाइम मिल रहा है दैट विल बी 11, एंड अगर आप डी देखेंगे तो डी आप a2 - a1 से कैलकुलेट कर लेंगे। a2 - a1 से कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 8 - 11। 8 - 11 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी -3। आपने ये भी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, हमें a मिल गया, d मिल गया। अब हमारा काम ये है कि हमें चेक करना है कि ये जो भी वैल्यू होगी -50 वो इस एपी में होगा नहीं होगा। अब चेक करने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि वो होगा नहीं होगा वो बात की बात है। सबसे पहले हमें ये लेके चलना है कि वो एपी में होगा, और उसके लिए एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो सिंपल सी एक चीज़ है, अगर -50 इस एपी में होगा तो 100% हमें पता है कि उसका रैंकिंग होगा 1 2 3 4 5 6 7। मतलब वो जो रैंकिंग होगा वो 100% आपको बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर से। तो आपका जो भी रैंकिंग होगा बिलोंग करना चाहिए किससे, नेचुरल नंबर से। अगर आपका नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है तो आप मना कर दीजिए कि नहीं, ये जो आपने टर्म दी है ये आपका नहीं होगा एपी में। तो हम सबसे पहले पता करेंगे। सबसे पहला काम ये है कि हमें जो भी नंबर दिया हुआ है उसको एन लेके चलना है। तो अभी आपको जो एन जो चेक करना है वो किसको करना है, -150 को। अब हमारा काम क्या है, हम nth टर्म फॉर्मूला लगाएं, दैट विल बी a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी इक्वल्स टू कितना है, -150। तो हम यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे, उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे ये होगा नहीं होगा। a कितना है आपका, दैट विल बी 11 प्लस n हमें फाइंड करना है, और d आपने ऑलरेडी क्वेश्चन में कैलकुलेट कर रखा है, दैट विल बी -3, और उसका वैल्यू आपको कितना गिवन है, दैट विल बी -150। तो हमारा मेन काम क्या है कि हम इसका रैंकिंग पता करेंगे। पहले यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं इसको। दिस विल बी n-1 -3, और अगर ये वाला टर्म हो जाएगा आपका -150 -11, तो दिस विल बी -161। तो हमने ये वाला पार्ट सोल्व कर लिया। अब आपका नेक्स्ट पार्ट क्या है कि आप इस वाले पार्ट को सबसे पहले डिवाइड करेंगे -3 से। अगर मैं -3 से डिवाइड करता हूँ तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिस विल बी n-1, और इसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी -161 अपॉन -3। तो हमने इसको डिवाइड भी कर लिया और हमने इसको लिख भी लिया। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, सेकंड पार्ट हमें ये चेक करना है कि ये जो डिवाइड करने के बाद जो आपके पास टर्म आ रही थी उस टर्म में आपके पास क्या क्या टर्म बची हुई है। तो हमने सबसे पहले इसको कैंसिल आउट किया, ठीक है। अब आपको अगर यहाँ पे n का वैल्यू निकालना है तो n का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 161 अपॉन 3 करना पड़ेगा, साथ में +1 करना पड़ेगा। अगर आप इसको ऐड करते हो तो आपको कितना मिलेगा, आपने यहाँ -150 कर लिया, -11 कर लिया, फिर आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, डिवाइड किया। अब आपके पास जो टर्म है उसको आप सोल्व करेंगे, तो आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास मिल जाएगा यहाँ 5 टाइम्स 15। 15 के बाद आपके पास 1 बचेगा, दैट विल 53। अभी पॉइंट में कुछ आ रहा होगा आपका ना, तो ये 53.6 मतलब इस तरीके से आ रहा होगा, और आप 1 ऐड करोगे तो आपके पास आ रहा होगा 54.6। अब हमें ये देखना है कि कभी भी किसी भी टर्म का रैंकिंग
कभी भी किसी भी टर्म का रैंकिंग क्या वो हो सकता है 54.6? नहीं, किसी भी टर्म का रैंकिंग हमें ध्यान रखना है, किसी भी टर्म का रैंकिंग कभी भी नहीं हो सकता है। बिकॉज क्या है, किसी भी टर्म का रैंकिंग अगर आप 54.6 बोलेंगे तो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता है, और काउंटिंग नंबर ही आपके जो होते हैं वही आपकी रैंकिंग होती है। तो हम ये बोलेंगे कि -150 will not be in AP। ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि किसी भी टर्म के बारे में अगर हमें पता करना है, किसी भी टर्म के बारे में अगर हमें पता करना है कि वो उस एपी में होगा नहीं होगा, तो सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि वो क्या एपी को रिप्रेजेंट करेगा नहीं करेगा। अगर वो एपी में रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपको उसका रैंकिंग निकालना है, और उसका रैंकिंग निकाल के आपको डिसाइड करना है कि वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो 100% वो एपी में होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर को बिलोंग करने का मतलब क्या है, अगर वो 15 आ रहा है तो ए 15th टर्म होगी वो, बट यहाँ पे आपका टर्म डेसिमल में आ रहा है, इसका मतलब हम बोलेंगे कि वो एपी में नहीं होगा। इस तरीके से आप किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी व्हिच 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। हमें इस क्वेश्चन में जो मेनली फाइंड करना है वो क्या है कि आपको 31st टर्म फाइंड करना है। हमें इतना तो क्लियरली पता है कि 31st टर्म को लिखने का तरीका ये है ए प्लस n minus 1 that will be 31 minus 1 multiplied by d। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा that will be a plus 30d। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो ढूंढने के लिए चीजें रह गई है वो a और d रह गई है। अगर आपको a और d मिल गया तो आप किसी भी क्वेश्चन में आंसर निकाल सकते हैं। अब हमें a और d निकालने के लिए क्या क्या कंडीशन दी, या तो आपको AP डायरेक्टली दी हो तो आप a और d निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे आपको कुछ टर्म दी होती है। जब भी आपको टू टर्म्स गिवन होती है तो वहाँ पे लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट बनेगा। तो जब मैं 11th टर्म को लिख रहा हूँ, कौन से टर्म को, 11th टर्म को, तो उसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी a प्लस 10d, और a प्लस 10d का जो वैल्यू है दैट विल बी 38। नेक्स्ट आपको 16th टर्म का पता है, वो भी आपको गिवन है। 16th टर्म का जो वैल्यू होगा दैट विल बी a प्लस 15d। आपने उस वाली टर्म को भी लिख लिया, दोनों टर्म्स को लिख लिया। बेसिकली जब भी हमें टू टर्म्स गिवन होती है तो टू टर्म्स इसलिए गिवन होती है बिकॉज वो लीनियर इक्वेशन को फॉर्मेट को आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड सोल्व करके ए और डी कैलकुलेट करें। इस क्वेश्चन में हमें बस बहुत सिंपल रखना है कि टू टर्म्स गिवन है, इसका मतलब हम ए और डी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप इन दोनों पार्ट्स को सोल्व कर सकते हैं। दोनों पार्ट्स को किस तरीके से सोल्व करोगे, यहाँ भी आप नेगेटिव कर देंगे, यहाँ भी नेगेटिव कर देंगे और यहाँ भी नेगेटिव कर देंगे। आपका ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। 10d माइनस 15d दैट विल बी माइनस 5d। अगर आप इस बाकी पार्ट्स को भी सोल्व करेंगे, तो बाकी पार्ट्स को भी अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा -35। तो अगर आप d को कैलकुलेट करेंगे तो d आप -5 से डिवाइड करके वहाँ पे इजीली निकाल सकते हो, दैट विल बी 7। मतलब हमारा हाफ काम तो हो गया है, हमें d मिल गया है। जब आपको d मिल गया है तो आप किसी भी इक्वेशन, आपको एक कोई इक्वेशन नाम 1 दे दीजिए नाम, एक को इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए। आपने इक्वेशन 1 में जो भी आप एक चीज निकाल रहे हैं, अभी d निकाल रहे हैं, तो d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अभी हम इक्वेशन को लिख लेते हैं, इट विल बी a प्लस 10d, और उसका वैल्यू आपको कितना गिवन है, दैट इज 38। ये तो आपको पता है निकालना है 10, डी कितना गिवन है आपको 7, और इसका आंसर कितना है आपके पास 38। तो अगर आप सेकंड वाले पार्ट में इसको थोड़ा सोल्व करके आप उस साइड ले जाएंगे तो दिस विल बी a प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट विल बी 70 इक्वल्स टू 38। तो अगर हम a का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, a कितना हो जाएगा आपके पास 38 माइनस 70। ये जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी दैट विल बी -32। तो हमने दोनों पार्ट्स को सोल्व कर लिया, आपने ए भी निकाल लिया, आपने डी भी निकाल लिया। अब आपका काम खत्म हो गया है। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो 31 निकालना, उसमें ए और डी की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है बस, और कुछ नहीं करना है। तो अगर मुझे ए 31 निकालना है, ओनली क्या करेंगे, ए का वैल्यू कितना है आपके पास -32 प्लस 30 तो आपके पास रहेगा ही, एंड डी आपके पास कितना हो जाएगा, दैट विल बी 7।
तो अगर मुझे A31 निकालना है तो आप कितना निकालोगे, -32, एंड साथ में आपके पास कितना आ जाएगा, इट विल बी 210। अगर आप इस वाले वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे सो दिस विल बी 178। तो हमें कोई भी क्वेश्चन में जो भी टर्म निकालनी है वो बेसिकली डिपेंडेंट रहेगी ए एंड डी पे। अब ए और डी के लिए अगर आपको दो इक्वेशन दी हुई है, दो आपको इक्वेशन दी हुई है 11 टर्म और 16 टर्म के लिए, आप उनका इक्वेशन लिखिए, वो लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, वहां से हम ए और डी को कैलकुलेट करेंगे और जो भी हमें रिक्वायर्ड टर्म होगी 31st टर्म या कोई भी टर्म, उसकी हम वैल्यू निकालेंगे। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं इजीली। तो हमने ये 16 टर्म भी हमें इसमें फाइंड करनी है। 16 टर्म हमें गिवन था और 11 टर्म भी हमें गिवन था, हम इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29 टर्म। अब इस क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे पहला चीज आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमें 29 टर्म फाइंड करनी है तो 29 टर्म को लिखने का तरीका है, nth टर्म में इट विल बी a प्लस 29 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो आप उसको लिखेंगे दैट विल बी a प्लस 28d। हमने इसको लिख लिया तो हमारा क्वेश्चन इतना सा हो गया कि हमें a और d का वैल्यू अगर मिल जाए तो हमें क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब a और d को निकालने के लिए आप कुछ मेथड याद कर लीजिए, या तो AP दिया होगा a और d मिल जाएगा, या आपको 2 टर्म्स AP की कोई भी गिवन हो आप a और d निकाल सकते हो। तो हमारा पहला चीज क्या दिया हुआ है, हमें बताया गया है कि AP में 50 टर्म्स ही है, थर्ड टर्म वो 12 है, तो हमें A3 दिया हुआ है। A3 का मतलब क्या है, a प्लस 2d nth टर्म फॉर्मूला से, और उसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 12। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, लास्ट टर्म। अब आपको पता है टोटल 50 टर्म ही है, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, दैट विल बी A50। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि दैट A50 विल बी A प्लस 49d, और उसका भी वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 106। आपको बस ये जो दो लीनियर इक्वेशन बनी है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इनको अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है और ए और डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम ए और डी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ नेगेटिव करना पड़ेगा, बिकॉज ए को एलिमिनेट करना चाहते हैं, दिस विल बी ऑल्सो नेगेटिव, दिस विल बी ऑल्सो नेगेटिव। तो एलिमिनेशन इसलिए ज़्यादा आपके फायदे रहेगा बिकॉज हमेशा ए तो आपका अकेला ही रहने वाला है nth टर्म में, तो हम ए को तो कैंसिल आउट वैसे ही कर सकते हैं। सो दिस विल बी -47d। नेक्स्ट वाला पार्ट भी अगर आप सोल्व करोगे तो दिस विल बी -94। तो डी का जो वैल्यू आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो -94 डिवाइडेड बाय -47, तो उसका डी का जो वैल्यू आपके पास मिलेगा वो 2 टाइम्स कैंसिल कर देगा, तो आपके पास जो डी का वैल्यू आएगा दैट विल बी 2। हमें डी मिल गया यहाँ पे। अब हम किसी भी इक्वेशन को पिक करके ए भी निकाल सकते हैं, और मेनली हमारा क्वेश्चन तो यही है कि हमें ए और डी मिल जाए। तो आप जब फर्स्ट वाले इक्वेशन को, किसी भी इक्वेशन को जो आपको आसान लग रही हो, तो आप इक्वेशन 1 काम में ले रहे हैं ए निकालने के लिए। तो इक्वेशन 1 में आपको क्या गिवन है, दैट a प्लस 2d एंड उसका जो आंसर है दैट इज 12। ए आपको पता करना है, डी आपको क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करना है, दैट विल बी 2, दिस विल बी 12। तो अगर आप इस वाले पार्ट से ए को निकालोगे तो ए आपके पास कितना आ जाएगा, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 12 माइनस कितना हो जाएगा 4, और ए का वैल्यू कितना आ जाएगा। हमने यहाँ दो वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, 1a एंड सेकंड डी। हम इसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे बिकॉज जो निकालना है उसमें क्या चीज अननोन है उसी के ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तो अगर हम A29 की बात करते हैं तो दैट विल बी ए आपने निकाल रखा है, दैट विल बी 8 प्लस 28, साथ में आप डी का वैल्यू लिखेंगे दैट विल बी 2। सो A29 जो आपके पास होगा दैट विल बी 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट विल बी 56। और अगर आप A29 का वैल्यू बताना चाहते हैं दैट विल बी 64। तो हमने यहाँ A29 निकाली टर्म ऑन द बेसिस ऑफ ए एंड डी।
ए एंड डी हमने लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट से डिस्कस किया, जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी डिस्कस किए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और किस टाइप से सोल्व करने हैं। तो आप वो वाला पार्ट भी डिस्कस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसको लिंक को फॉलो करके वो वीडियो भी देख सकते हैं जो इंट्रोडक्शन पर डिस्कस कर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the third term and ninth term of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0? अब हमें कौन सा टर्म 0 होगा उसके लिए पता, अब 0 which term of this AP is 0, अब हमें 0 के बारे में पता करना है, मतलब हमें उस टर्म को, वो जो भी टर्म होगी उस AP में होगी। अब वो टर्म क्या बोल रहा है, वो किसके लिए काम करवाने के लिए बोल रहा है, 0 के लिए। अब हम 0 के लिए अगर पता करना चाहते हैं तो सबसे पहला चीज हमें ये है कि उसके लिए हमें n का वैल्यू निकालना है। अब अगर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं nth टर्म का, बिकॉज वो 0 होगा या कोई भी टर्म होगा एक एपी में चेक करने के लिए, हमें उसको an अज्यूम करना है। तो हमने अभी 0 को an अज्यूम कर लिया। हम इसका वैल्यू लिखते हैं तो हमें मिलेगा a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी एंड इक्वल्स टू 0। अब आपको उसका रैंकिंग पता करना है कि वो कौन से नंबर पे होगा, n क्या होगा उसके लिए। अब वो तब तक नहीं आएगा जबकि आपके पास a और d नहीं आएगा। तो हम इस क्वेश्चन में जो मेनली जिसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे वो है a और d। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि कभी भी अगर आपको टू टर्म्स गिवन है तो हम लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट बनाएंगे। तो आप सबसे पहले क्या कर रहे हैं, आप a3 लिख रहे हैं। a3 का वैल्यू कितना है, दैट विल बी a प्लस 2d, और उसका वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट विल बी 4। सेकंड आपको a नाइन्थ टर्म दिया हुआ है, a नाइन्थ टर्म का जो वैल्यू होगा दैट विल बी a प्लस 8d, और उसका वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, इट इज -8। तो हमने इन दोनों टर्म्स को लिख लिया। अब हमें पता है कि हम इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करना जानते हैं। अगर हमें दो लीनियर इक्वेशन पता है, इसका मतलब हमें ए और डी भी पता है, हम सोल्व कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो आप जब इन दोनों पार्ट्स को सोल्व करोगे तो आप यहाँ पे ए और ए सेम है तो आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव। ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ए एंड माइनस है तो आपने कैंसिल आउट कर दिया। सो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी, कौन सा वैल्यू बचेगा, दिस विल बी -60। और ये आपके पास दोनों एड होके कितना हो जाएगा, दैट विल बी 12। सो अगर आप d का वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो इट विल बी 12 अपॉन -6। सो दिस विल बी 12 अपॉन -6 एंड d आपके पास आएगा, दैट विल बी -2। तो हमने एक वैल्यू तो निकाल ली है जहां से हम क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हैं। अब हमें दूसरी वैल्यू पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि दूसरी वैल्यू क्या होगी। तो हमने d का वैल्यू निकाल लिया, d विल बी -2। अब हम इक्वेशन 1 को या इक्वेशन 2 को, जो आपको आसान लग रहा हो उस इक्वेशन को आप पिक कीजिएगा। आपने इक्वेशन 1 को लिया और वहां से लिखा कि a प्लस 2d का जो वैल्यू होगा और उसका आंसर कितना होगा आपके पास, दैट विल बी 4। तो हमने यहाँ पे d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 2 एंड d आपके पास कितना था, -2, एंड उसका आंसर कितना था, 4। यहाँ से हमें a का जो वैल्यू मिल जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 4 + 4 एंड दैट विल बी 8। तो हमने यहाँ पे दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट कर दिया। अब हम हमारे क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे a को सब्स्टिट्यूट करेंगे, d को सब्स्टिट्यूट करेंगे और n का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो a आपके पास कितना है, 8, n हमें फाइंड करना है, d आपको कितना है क्वेश्चन गिवन में, -2, और हमें किसके लिए चेक करना है, 0 के लिए। सबसे पहला काम n-1 एंड -2 को आप एक ही साइड रखिए एंड -8 उस साइड जाएगा, 8 उस साइड जाएगा तो -8 हो जाएगा। n-1 का वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो आप -2 से डिवाइड करेंगे, -2 से डिवाइड करोगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। n का जो वैल्यू आएगा वो आपके पास कितना आएगा, 5। इसका मतलब जो 0 होगा वो आपकी कौन सी टर्म होगा, 5th टर्म। इसका मतलब आपका a5 क्या होगा, 0। तो अगर हमें किसी भी टर्म के लिए काम करना है कि वो कौन से नंबर पे होगा, हमें सबसे पहले उसको an अज्यूम करना है। जो चीजें आपको उसके अंदर चाहिए वो है a और d, बिकॉज n तो रैंकिंग को रिप्रेजेंट करेगा। आपने a और d आपके इक्वेशन में जो आपको दो लीनियर इक्वेशन दी हुई थी उनको सोल्व किया और a और d को कैलकुलेट कर दिया। तो इस बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं इजीली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 5.2 एक्सरसाइज का है। The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. अब ये हमें ध्यान रखना है कि
ये इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। अब हमें रिलेशन भी एक ही गिवन है। अगर हमें दो रिलेशन गिवन होते ना, जैसे ये रिलेशन गिवन है 17th टर्म, तो हम क्या लिखेंगे, ए 17th टर्म एक्सीड्स इस 10th टर्म, मतलब 10th टर्म से कितना एक्सीड कर रहा है, +7, तो आपको +7 राइट हैंड साइड में करना है, जिससे A17 इंक्रीज हो जाएगा। अब हमें इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। इस 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब जो भी कॉमन डिफरेंस निकलना होगा वो इसी इक्वेशन से निकलेगा। तो हमारा मेन कंसंट्रेशन किसके ऊपर है अभी, डी के ऊपर। अगर हमें दो इक्वेशन दी होती तो हम लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं, बट यहाँ एक ही इक्वेशन दी हुई है तो आपको यहीं से कुछ आंसर मिल जाएगा। चेक करते हैं कहाँ से मिलेगा। A17 को आप क्या लिखोगे, दैट विल बी A+16D। A10 को आप क्या लिखोगे, दैट विल बी A+, जो भी 10th के लिए आप कितना लिखोगे 9D, प्लस कितना आ जाएगा आपके पास 7। सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें जो भी ये वेरिएबल टर्म है, जैसे यहाँ पे A+16D, मैं A को लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ, दैट विल बी माइनस है, दिस विल बी -9D इक्वल्स टू कितना हो गया 7। A तो आपका A से कैंसिल हो जाएगा, A1 विल बी पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। 16 - 9 करेंगे तो आपको मिल जाएगा, दैट विल बी 7D और दैट इज इक्वल्स टू 7। तो D का वैल्यू हम बता सकते हैं, दैट विल बी 7 डिवाइडेड बाय 7 और D आपको कितना मिल गया, दैट विल बी 1। अगर हमें A की इक्वेशन दिया हुआ है तो हम वहां से डायरेक्टली आंसर निकालेंगे, तो वहाँ D का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, D विल बी 1। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ एक ही क्वेश्चन दी होती है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप उस इक्वेशन को लिखोगे, आपको जो चीजें पता है आप A17 को लिख सकते हो, आप A10 को लिख सकते हो, और आपने उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया और अपना आंसर निकाल लिया। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। अब सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि अगर हमें AP गिवन है तो जो भी टर्म हमें मिल रही है हम उन सब टर्म को लिख लें। तो पहला चीज आपको ये क्लियरली पता है कि A क्या होगा, तो हमें क्वेश्चन में A डायरेक्टली मिल गया है, दैट विल बी 3। अगर आप D भी कैलकुलेट करना चाहते हो, दैट विल बी 15 - 3, दैट विल बी 12। हमें सेकंड चीज भी मिल गई है। अब हमें क्वेश्चन में जो रिलेशन गिवन है उसको लिखना है। बोल रहा है कि विच टर्म, अब हमें नहीं पता वो कौन सी टर्म होगी, बट जो भी टर्म होगी वो an को रिप्रेजेंट करेगी। क्या रिलेशन उसके लिए कि 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। A54 में आप कितना ऐड करेंगे, दैट विल बी 132। अब अगर आपको इस क्वेश्चन में an का वैल्यू निकालना है, विच टर्म मतलब n का वैल्यू निकालना है, सबसे पहला काम आपका ये है कि an जो होगा वो होगा आपके पास A + 53D + 132। अब हमारा क्वेश्चन डिपेंडेंट हो गया किसके ऊपर, ए और डी के ऊपर। तो इस क्वेश्चन में हम जो मेनली काम करेंगे वो किसके ऊपर काम करेंगे कि हमें ए और डी में पता लग जाए, हम उसके लिए एन निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले काम करते हैं कि जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है ए और डी, हमने उसकी वैल्यू यहाँ पे अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हमने ए एन का वैल्यू निकालने के लिए ए का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। ए कितना था 3, साथ में आपने कितना लिखा 53, साथ में आपने कितना लिखा डी, दैट विल बी 12, साथ में आपने कितना लिखा, दैट विल बी 132। तो हमने इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम अपना वैल्यू निकालेंगे कि ए एन का वैल्यू कितना आएगा। तो आप अगर इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपको जो मिलेगा दैट विल बी 771। आपने निकाल लिया कि वो जो भी टर्म होगा 771, उसको आपको रैंकिंग बताना है कि विच टर्म कौन सा टर्म होगा। तो हमने बोला कि अगर हमें किसी का भी रैंकिंग बताना है, इसका मतलब एन का वैल्यू पता करना है, हमने ए एन उसको अज्यूम कर रखा है, तो हम nth टर्म फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन का वैल्यू आप कितना है 771, तो आप ए एन का वैल्यू लिख सकते हो, दैट विल बी A + n-1 मल्टीप्लाई बाई डी एंड दैट इज इक्वल्स टू 771।
ए का वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, एन हमें फाइंड करना है, हमें उसको टच नहीं करना है। डी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 12, एंड आपको जो फाइनल आंसर मिल रहा है दैट विल बी 771। हमने ये चीज वैल्यू कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट हमें ये देखना है कि हमारा 3 को हम उस साइड ले जाते हैं, सो दिस विल बी 12n माइनस 12 इक्वल्स टू 771 माइनस 3। हमने ओनली 3 को इस साइड लिया है। अगर आप इसको 3 को इस साइड लाओगे तो ये हो जाएगा आपके पास 768। तो आपने इसको भी इस साइड लिख लिया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप अपने 12 को इस साइड लेके आएंगे और अपना वैल्यू फाइंड करेंगे। सो 12n का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 768 प्लस 12 और उसका वैल्यू होगा 780। आपने 12 से डिवाइड किया 780 को, 12 से डिवाइड करने के बाद आपको जो मिलेगा दैट विल बी 65। तो हम क्या बता सकते हैं कि वो कौन सी टर्म होगी, वो होगी ए 65th टर्म, जो क्या रिलेशन फॉलो कर रही होगी, आपके 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। तो वो कौन सी टर्म होगी, 65th टर्म। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो कौन सा टर्म होगा, 65th टर्म होगा जिसकी वैल्यू 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। पहले हमें जो लाना है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, और जो लाना है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके हमें उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और सोल्व करना है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है इफ एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो पहले हमें जो अलग अलग एपी दिया हुआ है, तो एक आपको AP1 गिवन है एंड दूसरा आपको AP2 गिवन है। जो AP1 गिवन है उसमें आपको कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम है तो आप अपने कॉमन डिफरेंस सेम है, तो पहले आप ए को लिख लीजिए। ए का नहीं बताया हुआ है तो हम पहले वाले का ए ले लेते हैं A1, दूसरे वाले का ए ले लेते हैं A2। कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो इसका कॉमन डिफरेंस होगा डी और इसका भी कॉमन डिफरेंस होगा बी। हमने इन दोनों टर्म्स को लिख लिया। तो AP1 में आपको फर्स्ट टर्म को A1 फॉलो करना है एंड कॉमन डिफरेंस को डी फॉलो करना है, एंड AP2 में आपको जो आपका फर्स्ट टर्म होगा वो A2 होगा एंड कॉमन डिफरेंस डी होगा, वो कॉमन डिफरेंस आपको सेम दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। पहला चीज आपको जो दिया हुआ है 100 टर्म का जो डिफरेंस, तो हम ये लिखेंगे कि जो भी आपका AP1 का जो 100 टर्म होगा, मान लीजिए A100 लिख रहे हैं, किसका, फर्स्ट AP का, वो दूसरी AP से जो आपका डिफरेंस है वो आपको क्लियरली दिया हुआ है 100 होगा। ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप सेकंड माइनस फर्स्ट ले लीजिए, बिकॉज डिफरेंस हमेशा हम सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं। तो आप इस तरीके से लिख लीजिए कि जो भी आपका 100 टर्म होगा सेकंड AP का, भी आपका सेकंड AP होगा, उसमें से सेकंड फर्स्ट AP का जो 100 टर्म होगा उसको माइनस करना है बेसिकली। तो जब फर्स्ट वाला मैं लिखूंगा 100 टर्म सेकंड वाले के लिए, तो आप कितना लिखोगे, A2 प्लस 99D नेगेटिव A1 प्लस 99D, बिकॉज D दोनों के लिए सेम है एंड दैट इज इक्वल टू 100। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा दैट विल बी A2 प्लस 99D माइनस A1 माइनस 99D एंड इक्वल्स टू 100। यहाँ पे 99D नेगेटिव 99D से कैंसिल हो जाएगा एंड दैट A2 माइनस A1 दैट विल बी 100। अब हमें ये टर्म मिली है, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि आपको 1000th टर्म का आपका डिफरेंस पता करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि आप 1000 टर्म को क्या लिखोगे, A1000
आप सेकंड वाले का ले लीजिए माइनस A1000 आप फर्स्ट वाले का ले लीजिए। जब आप सेकंड वाले का लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, इट विल बी A2 प्लस 999 D, बिकॉज D तो सेम है। जब इसमें से नेगेटिव करोगे तो आपका A1 भी फर्स्ट एपी के लिए 999 साथ में D, बिकॉज D तो सेम है। इसका वैल्यू जो आएगा आपके पास दैट विल बी 999 D माइनस A1 माइनस 999 D। अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो आपको जो मिलेगा दैट विल बी A2 माइनस A1। अब ये A2 माइनस A1 का वैल्यू तो आप पहले से कैलकुलेट कर चुके हो, फर्स्ट जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ था। तो A2 माइनस A1 इसके लिए भी कितना होगा, दैट विल ऑल्सो बी 100, बिकॉज वो तो वैल्यू फिक्स है। तो आपका जो A2 माइनस A1, या आप बोल सकते हो 100 टर्म का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी ऑल्सो A2 माइनस A1, और वो भी आपने सोल्व करके कितना बताया, दैट विल ऑल्सो बी 100। तो आपको यहाँ A2 माइनस A1 का वैल्यू पहले से पता था, तो वो कितना होगा 100। तो आपको 100 टर्म का डिफरेंस भी 100 आ रहा था, और 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना आएगा, 100 ही आएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस कर रहे हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि 3 डिजिट नंबर्स कौन कौन से हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ दो पार्ट्स में कर लेते हैं, एक सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकालते हैं और एक सबसे लार्जेस्ट नंबर निकालते हैं जो 7 से डिविजिबल है। स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए आप क्या कॉन्सेप्ट काम में लोगे, सबसे पहले आप अपने जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है 3 डिजिट्स उसको उस नंबर से डिवाइड करोगे, तो ये 14 टाइप डिवाइड हो जाएगा, दैट विल बी 98, और आपको रिमाइंडर मिलेगा 2। तो आपको क्या करना है स्मॉलेस्ट नंबर के लिए, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए आपको ये करना है कि जो भी आपका स्मॉलेस्ट नंबर है उसमें आपको प्लस करना है अपने डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस। तो आपका जो फर्स्ट नंबर होगा दैट विल बी 100 प्लस 7 माइनस 2, दैट विल बी 5, तो दिस विल बी 105। ये आपका फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल है। अगर आप लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना चाहते हो जो 7 से डिविजिबल होगा, तो इसके लिए आप सबसे लार्जेस्ट नंबर को दैट विल बी 999 और उसको डिवाइड करोगे आप किससे, 7 से। तो 7 से अगर डिवाइड करोगे तो आपको 1 टाइम हो जाएगा, दिस विल बी 7, सो दिस विल बी 2, दिस विल बी 9, दिस विल बी 4 टाइम, दिस विल बी 28, दिस विल बी 19, दिस विल बी 2, दिस विल बी 14, एंड रिमाइंडर इज 5। सो लार्जेस्ट नंबर विल बी, जो भी आपका नंबर होगा लार्जेस्ट उसमें से आपको माइनस करना है रिमाइंडर को। तो आप करोगे तो उसको कितना मिलेगा, 999 माइनस 5, और वो आपके पास जाएगा 994। तो आपने लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इसलिए निकाल लिया बिकॉज आप अपने आईपी बनाना चाहते हैं। एपी जब बनाना चाहते हैं तो आप अपने फर्स्ट नंबर को लिखोगे, फर्स्ट नंबर को लिखोगे तो इट विल बी 105। 7 से डिविजिबल नंबर के बीच में 7 का ही डिफरेंस होगा, सो नेक्स्ट नंबर विल बी 112 एंड योर लास्ट नंबर विल बी 994। हमें पता करना है कि ये जितने भी नंबर हमने लिखे हैं ये कितने नंबर होंगे। तो पहले हमने एपी क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ स्मॉलेस्ट 7 से डिविजिबल नंबर एंड लार्जेस्ट 7 से डिविजिबल नंबर। अब आपको पता करना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ आपके पास जो 7 से डिविजिबल नंबर है वो कितने होंगे। तो हमने लास्ट नंबर से पूछना है आपकी रैंकिंग क्या है। तो लास्ट नंबर से रैंकिंग पूछने का मतलब है कि आप उसको सबसे पहले एन अज्यूम कर लीजिए, दैट विल बी 994। एन क्या होगा आपके पास, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, दैट विल बी 7, और उसका आंसर कितना होगा 994। तो अगर आप n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 7 का वैल्यू निकालेंगे तो दैट विल बी 994 माइनस 105। सो इसकी वैल्यू निकालोगे आप तो आप इसको माइनस करेंगे, so this will be 14 minus 5, that will be 9, this will be 8, and this will be also 8, so this will be n minus 1 multiplied by 7। अगर आप इसको और सोल्व करते हो तो आपको कितना मिलेगा, दिस विल बी 7n माइनस 7, और उसका आंसर कितना मिलेगा आपको 889। फिर आप क्या करोगे 7n को कैलकुलेट करोगे
तो 7 को इसमें ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 896। तो n का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 896 डिवाइडेड बाई 7 और उसका आंसर आपको मिलेगा 128। इसका मतलब जो भी ये लास्ट नंबर लिखा हुआ था उसका रैंकिंग जो आपके पास आया है दैट इज 128। और जब हमने 128 निकाल लिया है तो आपको क्लियरली पता है कि लास्ट टर्म का जो रैंकिंग है वही डिसाइड करेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स विल बी देयर विच आर डिविजिबल बाय 7। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अब हमें पता है कि हम 10 एंड 250 के बीच में डिविजिबल बाय 4 नंबर देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना जो भी आपके नंबर है, स्टार्टिंग वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर, आप लास्ट वाले कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो। बट फर्स्ट नंबर तो आपको डायरेक्टली पता है 4 से डिविजिबल या मल्टीपल ऑफ 4 दैट विल बी 12। तो आपका फर्स्ट नंबर 12 फिक्स हो गया। नेक्स्ट नंबर पे आपको पता है कि दैट विल बी 16 बिकॉज 4 ऐड करते जाइए बनता जाएगा आपका। आपको लास्ट नंबर पता करना है कि लास्ट नंबर क्या होगा। अगर आप लास्ट नंबर का रैंकिंग पता करना चाहते हैं, लास्ट नंबर पता करना चाहते हैं विच आर डिविजिबल बाय 4, तो आप सबसे जो लार्जेस्ट नंबर है 250 उसको डिवाइड कर दीजिए किससे, 4 से। 4 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6 टाइम, फिर आपके पास 1 बचेगा, फिर आप 2 टाइम्स करेंगे, दिस विल बी 8 एंड दिस विल बी 2। तो आपको अगर लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस विल बी 240 माइनस रिमाइंडर दैट विल बी 2, तो दिस विल बी 248। या आप नॉर्मली भी 4 से डिविजिबल नंबर देख सकते हैं 250 पे। ये एक मेथड है जिससे आप लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर निकाल सकते हैं। हम ये काम हम लार्जेस्ट के लिए निकाल रहे हैं और स्मॉलेस्ट वाला कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। सो लास्ट नंबर विल बी 248। आपने ये पूरा सीक्वेंस बना लिया। अब हमें पता करना है कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4। तो हमने मल्टीपल ऑफ 4 का एक एपी का सीरीज बना लिया। आपको लास्ट नंबर का रैंकिंग पता करना है, वहां से हमें पता लग जाएगा कि कितने नंबर से। तो हम सबसे पहले इस नंबर को an लेके चलेंगे। तो an विल बी 248। an मतलब दिस विल बी a 12 प्लस n minus 1 multiplied by d that will be 4 and that is equals to 248। 248 अगर आपको पता लग गया है तो आप n minus 1 की जो वैल्यू देखोगे मल्टीप्लाई बाय 4, उसका जो आंसर होगा that will be 248 minus 12। आपको बस इसको माइनस कर लेना है और यहाँ पे जो आपके पास नंबर आएगा वो आएगा 6, और अगर हम यहाँ माइनस करेंगे दैट विल बी 236 n minus 1। अगर आप उसको 4 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 5 टाइम्स 59 टाइम्स। तो n का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 59 प्लस 1 एंड दैट विल बी 60। इसके मतलब 4 के मल्टीपल आपके पास कितने होंगे, 60 होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 AP। इसमें आपको एक AP गिवन है दैट इज AP1 एंड दिस इज AP2, और आपको बताना है कि इन दोनों AP में कौन सा टर्म nth टर्म इक्वल होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो दो AP दिया हुआ है उनका जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, A दैट इज 63 एंड D दैट इज 2। इस वाले पार्ट में हमें A का वैल्यू गिवन है दैट विल बी 3 एंड D का वैल्यू गिवन है दैट विल बी 10 माइनस 3 दैट विल बी 7। तो हमें दिया हुआ है कि n की किस वैल्यू के लिए इनका nth टर्म इक्वल होगा। तो हमने पहले nth टर्म इक्वल करना है तो हम फर्स्ट AP का nth टर्म सेकेंड AP के nth टर्म से वेट करना चाहते हैं। फर्स्ट AP का nth टर्म लिखेंगे तो फर्स्ट AP का nth टर्म आप लिखोगे दैट विल बी 63A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई D दैट विल बी 2 एंड सेकेंड वाला AP का nth टर्म आप लिखोगे A3 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 7।
अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो दिस विल बी 63 प्लस 2n माइनस 2, एंड इस वाले पार्ट में लिखोगे तो 3 प्लस 7n माइनस 7। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सोल्व करते हैं तो आपको ये दोनों टर्म आपने इक्वेट करनी है। सो अगर आप ये पार्ट लिखोगे तो आपको मिलेगा 2n प्लस 63 माइनस 2 कितना होगा, दैट विल बी 61। और यहाँ पे आपके पास 7n तो पहले से है, और ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे दैट विल बी माइनस 4। तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 2n माइनस 7n, और राइट हैंड साइड में इस वाले कांस्टेंट टर्म को ले जाओगे दैट विल बी माइनस 61 माइनस 4। सो माइनस 5n का जो वैल्यू होगा दैट विल बी माइनस 65। सो n का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 13। इसका मीनिंग क्या है कि इस एपी का 13th टर्म, इस एपी का 13th टर्म और इस एपी का 13th टर्म दोनों सेम होंगे। अब ऐसा क्यों हो सकता है, बिकॉज एक इंक्रीजिंग एपी है और एक डिक्रीजिंग एपी है, तो जो भी एक 10th टर्म आएगा वो आपका सेम हो जाएगा, और वो किस नंबर के लिए हो जाएगा, वो 13th टर्म के लिए हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं उस वाले एपी को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो हमें एपी बनाना है, एपी बनाना है इसका मतलब हमें कॉन्सेंट्रेट करना है ए एंड डी के ऊपर। तो हमें ए पता करना है, हमें डी पता करना है। सबसे पहले हमें पता करना है जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखना है। थर्ड टर्म हमें गिवन है, A3 को जो आप लिखोगे दैट विल बी A प्लस 2D, एंड उस A प्लस 2D का वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 16। नेक्स्ट हमें एक रिलेशन दिया हुआ है कि सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। इसका मतलब जो A7 का जो वैल्यू होगा दैट विल बी A प्लस 5 प्लस 12। तो ये कितना हो जाएगा, A7 का वैल्यू कितना लिखेंगे आप, दैट विल बी A प्लस 60, और वो वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट विल बी A प्लस 4D प्लस 12। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं आप इस वाले पार्ट को। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी A प्लस 60 माइनस A माइनस 4D एंड दैट इज इक्वल टू 12। A टू A तो कैंसिल हो जाएगा, 60 माइनस 4D कितना होगा, दैट विल बी 2D एंड दैट इज इक्वल टू 12। तो D का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी 12 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी 6। तो हमें जब से D मिलेगा तो हम फर्स्ट इक्वेशन, आप यहाँ पे इक्वेशन 1 काम में ले लीजिए और वहाँ पे A की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को काम में लेता हूँ तो इक्वेशन 1 से आप क्या लिखेंगे, दैट A प्लस 2D एंड दैट इज इक्वल टू 16। A का वैल्यू तो आपको पता है निकालना है, तो D आपको पता है ऑलरेडी, इट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाई 6 दैट इज 16। A का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 16 में से आप 12 को माइनस करोगे दैट विल बी 4। तो हमने दो वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, फर्स्ट कौन सा A4 एंड D का वैल्यू आपने कैलकुलेट कितना किया, दैट इज 6। हमने इन दोनों वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब हमें एपी बनानी है, एपी बनानी है तो आपका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, ए, नेक्स्ट कितना हो जाएगा ए प्लस डी, नेक्स्ट कितना हो जाएगा ए प्लस 2D। तो इस तरीके से हम एपी को लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बी 4, नेक्स्ट कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 10, नेक्स्ट कितना हो जाएगा, फिर आप 6 ऐड कर दीजिए दैट विल बी 16, एंड इस तरीके से आपने एपी बना दिया विद द हेल्प ऑफ ए एंड डी। तो आपको दो रिलेशन दिए हुए थे, इसमें सेकंड रिलेशन में आपको डी डायरेक्टली मिल रहा था, फिर आपने फर्स्ट इक्वेशन से ए का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, ए और डी आने के बाद आपने अपना एपी बना दिया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी 3, 8, 13 अप टू 253। लास्ट टर्म वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहला काम, हमें जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसका आप डी कैलकुलेट कर लीजिए। डी होगा 8 माइनस 3 और उसका वैल्यू होगा 5। अब लास्ट टर्म से अगर आपको जब भी टर्म निकालना है
तो आप अपनी पूरी एपी को रिवर्स कर दीजिए। तो आपका जो फर्स्ट टर्म है वो 253 बन जाएगा, एंड जो आपका लास्ट टर्म है वो 13, 8, एंड लास्ट टर्म आपका 3 बन जाएगा। अब जो भी आपका कॉमन डिफरेंस पहले था, अब आपका कॉमन डिफरेंस उसका नेगेटिव हो जाएगा, तो अब आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -5। आपका ए हो जाएगा दैट विल बी 253। तो जैसे आप नॉर्मल निकालते हैं अब आप उसी से निकाल सकते हो, बिकॉज हम लास्ट से ही अब काम कर रहे हैं। तो अगर आप A28 टर्म निकालना चाहते हो तो उसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी A प्लस 19D। अगर A का वैल्यू लिखोगे दैट विल बी 253 प्लस 19, एंड D का वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा -5। तो हमने इन सारी वैल्यूज को लिख लिया और हमने वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो दैट विल बी 253 माइनस 95, और अगर आप इस वाले पार्ट को सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 158। तो जो लास्ट से आपको 120 निकालना है वो हम स्टार्टिंग से निकालना है, बट हम प्रोसीजर को चेंज कर रहे हैं। हमने अपनी जो भी एपी हमें गिवन थी उसी को रिवर्स कर रहे हैं और अपना आंसर निकालते हैं। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी डिस्कस किया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उससे वहाँ पे कॉन्सेप्ट सीख के भी इस वाले पार्ट को कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24, सम ऑफ सिक्स्थ टर्म एंड 20th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी। मतलब हमें एपी बनाना है, इसका मतलब हमें ए और डी को पता करना है। हमें ए पता करना है, हमें डी को पता करना है। तो हम क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई है पहले उनको लिखते हैं, वहां से हमें क्या चीजें मिलेगी वो हम लिखते हैं। पहले हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो आपका फोर्थ टर्म है और आपका जो एट्थ टर्म है उनका जो सम है दैट इज 24। अगर हम इस वाले पार्ट को लिखेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस 3D, और नेक्स्ट वाले पार्ट को लिखूंगा तो मुझे मिलेगा a प्लस 7D इक्वल्स टू 24। अगर आप a और a को ऐड करेंगे तो डेट विल बी 2a, एंड 7 और 3 को ऐड करोगे डेट विल बी 10D इक्वल्स टू 24। तो आपने ये अपने फर्स्ट इक्वेशन बना ली जो भी आपको बन रही थी। ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसे दो लीनियर इक्वेशन बनती थी। अब हम सेकंड वाले पार्ट पे फोकस करेंगे। सम ऑफ सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म का मतलब क्या है, a6 प्लस a10, उसका जो वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 44। a6 का मतलब है a प्लस 5D, और a10 का मतलब है a प्लस 9D, और उसका वैल्यू आपके पास कितना है 44। तो a और a तो कितना हो जाएगा दैट विल बी 2a, एंड 5a प्लस 9a कितना हो जाएगा दैट विल बी 14D इक्वल्स टू कितना है 44। तो ये आपका इक्वेशन 2 इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब ये वैसा ही क्वेश्चन है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं उस टाइप का क्वेश्चन है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को एक बार साथ में लिख लेते हैं। सो दिस विल बी 2a प्लस 14D इक्वल्स टू 44, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। हमें वैसे ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल को सोल्व करना है और a और d निकालना है। दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी नेगेटिव, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस विल बी -4d एंड जो इसका वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी -20। सो d आपके पास जो होगा दैट विल बी 5। अगर d आपको ऑलरेडी 5 मिल गया है तो आप किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके a भी निकाल सकते हो। तो अगर आप इक्वेशन 2 जैसे यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो, सो दिस विल बी 2a प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 44। तो 2a का जो वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी 44 माइनस 70। तो 2a का जो वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी -26। जब आपने ये वाला वैल्यू निकाल लिया है तो आपको a भी कितना मिल जाएगा दैट विल बी -13। अब आप अपना AP इजीली बना सकते हैं। 3 टर्म ही लिखना है आपको। तो आपका जब AP का 3 टर्म लिखना है तो आप एक a लिखेंगे, एक आप a प्लस डी लिखेंगे, एंड एक आप a प्लस 2d लिखेंगे। तो आपकी जो 3 टर्म्स हो जाएगी, a तो कितना हो जाएगा -13। अगर आप -13 प्लस 5 करेंगे तो देट विल बी माइनस, जो भी आप कर लेंगे उसको माइनस हो जाएगा आपके पास 8,
फिर आप नेक्स्ट माइनस +5 और करेंगे तो आपके पास हो जाएगा -3। इस तरीके से आप AP की 3 टर्म्स को इजीली लिख सकते हैं जो आपकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें बेसिकली लीनियर इक्वेशन दी होती है। लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के बाद आप इजीली अपने आंसर्स निकाल सकते हो। फर्स्ट टर्म हमें मिल गई थी, उसमें हमने D ऐड किया और अपना नेक्स्ट वाला टर्म निकाल लिया, तो हम इजीली काम कर सकते हैं इस वाले पार्ट पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, सुब्बू राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at the annual salary of 5,000, received an increment of 200 each years. In which year did his income reach 7,000? मतलब क्या हुआ होगा, पहला जो उसका सैलरी हुआ होगा 1995 में, दैट विल बी 5,000। फिर उसका सैलरी कितना हो गया, 5,200। और लास्ट में जो उसका सैलरी आपको जो पता करना है, वो पता करना है कि 7,000 कब हो गया है। तो अगर हम 7,000 का रैंकिंग बता दें तो हम इजीली बता सकते हैं कि वो किस ईयर में उसका टोटल अमाउंट 7,000 हो गया था। तो हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें जो गिवन स्टेटमेंट है वो लिख लेना है। ए विल बी आपका कितना होगा, इट विल बी 5,000। एंड डी आपका कितना होगा, अगर हर ईयर आपका इंक्रीमेंट 200 रुपीज हो रहा है तो 200 हो जाएगा। अभी हम ए एन को भी लेके चलेंगे। ए एन कितना होगा आपका 7,000, बिकॉज हमें उसी के बारे में पता करना है और हमें किस ईयर में उसका इंक्रीमेंट इंक्रीज होकर 7,000 हो गया वो पता करना है, इसका मतलब एन पता करना है। तो हमारा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हो गया कि 3 थिंग्स गिवन, 1 थिंग इज अननोन। तो हम यहाँ पे बस लिख लेते हैं कि ए एन लेके चलेंगे। ए एन कितना हो जाएगा, दैट विल बी 7,000। ए एन कितना होगा, दैट विल बी ए 5,000 प्लस एन हमें पता करना है माइनस डी, डी डी विल बी 200 एंड दैट विल बी इक्वल टू 7,000। आपने इन दोनों वैल्यू को लिख लिया। फिर आप n-1 मल्टीप्लाई बाई 200 का वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी 7,000 माइनस 5,000, दैट विल बी 2,000। सो n-1 का जो वैल्यू होगा, अगर आप 2,000 को 200 से डिवाइड करेंगे, सो दिस विल बी 10 टाइम्स, सो n विल बी 11। सो बेसिकली 11th ईयर्स के बाद में क्या होगा, टोटल 11 ईयर्स के बाद में क्या होगा, उसका सैलरी 7,000 तक पहुंच जाएगा। तो हमें यहाँ लिख लेना है कि आफ्टर 11 ईयर्स, आफ्टर 11 ईयर्स क्या हो जाएगा, उसका सैलरी इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 7,000। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। ओनली हमें कुछ नहीं करना था, हमें लास्ट टर्म का रैंकिंग फाइंड करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, रामकली सेव्ड रेट 5 in the first week of a year, then increase her weekly saving by 1.75 rupees. If in the nth week her weekly saving becomes 20.75, find n। इस क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज यहाँ पे भी हमें जो वैल्यूज गिवन है उसका जो स्टार्टिंग पार्ट था दैट वाज 5। हर एक वीकली जो सेविंग उसका हो रहा है दैट विल 1.75, तो ये जो आपका इंक्रीज होकर हो जाएगा 6.75। और वो बता रहा है कि उसका जो वीकली सेविंग है वो कितना बन जाएगा, 20.75। तो आपको पता करना है कि वो कितने टाइम में ये इंक्रीज होगा। अगर इस क्वेश्चन में हमें फॉर एग्जांपल ए का वैल्यू पता है, ए कितना हो जाएगा, दैट विल बी 5। डी का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो आपको 6.75 में से -5 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1.75। हम अभी भी ए एन को लेके चलेंगे, दैट विल बी 20.75। और हमें एन पता करना है कि वो किस वीक में हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन फिर वापस कन्वर्ट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन में, जहाँ पे आपको फाइंड करना है कि जो रैंकिंग होगी वो आपकी क्या होगी। तो अब हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इस क्वेश्चन में आपको बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ए एन का जो वैल्यू है अभी आप कितना लोगे, दैट विल बी 20.75। ए एन कितना हो जाएगा आपके पास, ए प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी, डी विल बी 1.75 इक्वल्स टू 20.75। ए का जो वैल्यू है आप ऑलरेडी क्वेश्चन में जानते हैं, दैट विल बी 5, साथ में n-1 दैट विल बी 1.75 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 20.75।
तो अगर क्वेश्चन में आप सोल्व करोगे तो आपको जो मिलेगा दैट विल बी 5, दिस विल बी 1.75 and this will be minus 1.75 equals to 20.75। तो हमने इन सारी चीज़ों को थोड़ा कैलकुलेट करके रख लिया। अब हमारा काम ये है कि हमें इन चीज़ों को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है कांस्टेंट को। सो दिस विल बी 1.75 इक्वल्स टू 20.75 नेगेटिव 5 माइनस 1.75 दैट विल बी 3.25। तो 3.25 पॉजिटिव होगा तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा 3.25 नेगेटिव। तो हमने इन सारी चीज़ों को लिख लिया। अब हमारा मेन काम ये है कि हमें n फाइंड करना है। तो n का जो वैल्यू होगा दैट विल बी, ये आपका पार्ट हो जाएगा दैट विल बी 17.50 एंड डिवाइडेड बाई 1.75। तो यहाँ से अगर आप n का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना मिल रहा है 10। मतलब 10 वीक्स के बाद क्या होगा, उसका जो सेविंग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 20.75। तो इस तरीके से आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है जिसमें आपको लास्ट टर्म का रैंकिंग फाइंड करना है। इस पार्ट को आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, तो उनको भी हेल्प हो जाएगी। और थैंक यू सो मच फॉर दिस।